नमस्कार सभी लोगों को। सुप्रभात। क्लास चल गई है तो फटाफट जो है वो आप लोग भी क्लास के साथ जुड़ जाइए। थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले चेंज करते हैं। ठीक है। और जी, ये है आपकी जीव विज्ञान की क्लास। हम कर रहे हैं सेल यानी कोशिका वाला चैप्टर। और लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ है एक बार बताएंगे आप मुझे। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। जी मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। चले, एक बार बस मुझे थोड़ा सा बता दे लास्ट क्लास कहाँ समाप्त की थी मैंने। वेरी गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास कहाँ समाप्त की थी एक बार बताएं प्लीज। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। ओके। ठीक है। तो जीव द्रव्य के अंदर मैंने बताया था आपसे कि ये एक ऐसा पदार्थ है। जी जी, याद आ गया। और मेरे पास वो भी दिख गया जो मैंने बोर्ड वर्क किया था। ठीक है। तो जीव द्रव्य में मैंने ये बताया था कि जीव द्रव्य जो है वो ऐसा पदार्थ है जिसको हम जीवन का भौतिक आधार बोलते हैं। जीवन का भौतिक आधार इसलिए क्योंकि जीव द्रव्य के अंदर जो भी चीजें पाई जाती हैं, अगर उन चीजों की उपस्थिति ना हो तो जीवन संभव नहीं हो पाएगा। जी सोनाली, न्यूज़पेपर का जो है उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप किसी भी टॉपिक के लिए कर रहे हो तो ध्यान रखिए कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और टॉपिक इंपॉर्टेंट के साथ साथ अलग अलग उसके लिए जो पॉइंट्स है वो आप नोट नहीं करेंगे। जो मैंने कहा है वो शायद आप समझ नहीं पाए हो, तो मैं ऐसे बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि चाइल्ड एजुकेशन को लेकर कोई टॉपिक चल रहा है, या ओवरऑल एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर कोई टॉपिक चल रहा है ना। शिक्षा को लेकर आपने कोई आर्टिकल पढ़ा न्यूज में, और उससे संबंधित कुछ चीजें जो उसमें डिस्कस की जा रही, सपोज किया कि शिक्षा में किस प्रकार से बदलाव आने चाहिए, या सपोज किया कि शिक्षा के अंदर डिजिटल शिक्षा की बात चल रही हो, तो वहां पर न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल में पॉइंट्स दिए होंगे जिन पर डिस्कस किया गया होगा, सपोज किया कि डिजिटल शिक्षा के लाभ, या डिजिटल शिक्षा के हानि, या डिजिटल शिक्षा का जो प्रभाव है किस किस तरह से अलग अलग क्षेत्र में है। जी, जय हिंद अश्विनी। ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आप क्या करेंगे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, मान लीजिए जो आर्टिकल आपने पढ़ा उसमें 4 पॉइंट आ गए, है ना, वो 4 पॉइंट आपने नोट कर लिए। अगली बार जब कभी वो उसका पेज आप इंटैक्ट रखिए, ठीक है। अगली बार जब कभी भी डिजिटल शिक्षा से संबंधित या शिक्षा से संबंधित कुछ भी अन्य पॉइंट्स मिल गए आपको कहीं जो इन 4 पॉइंट से अलग हुए, तो उनको नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 इस तरह से नोट कर लीजिए। ठीक है। फिर कभी मिल गया उसको नोट कर लीजिए। अगर आपका पेज भर गया तो उस पर वही पेज चिपका लीजिए, और उसके आगे अगर कुछ ऐसा मिलता है न्यूज तो आप ना टॉपिक वाइज चीजों के नोट्स बनाइए। ठीक है, उससे आपको फायदा होगा। ठीक, कुछ लोग क्या करते हैं कि न्यूज़पेपर की कटिंग लेकर जो है वो कहीं रखे रहते, प्रिजर्व करते हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं कि ये मैंने भी कर रखा था पहली बार, और इसका कोई फायदा नहीं है,
क्योंकि लास्ट मोमेंट पर जो है बिल्कुल ये काम नहीं हो पाता कि आप फिर न्यूज छाटे और पढ़ें, ठीक है। तो जिस समय आप न्यूज पढ़ रहे हो उसी समय ये काम कर ले नोट्स बनाने वाला। ओके, चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। सो हमारा जो टॉपिक है वो है जीव द्रव्य का, और मैंने बताया कि जीव द्रव्य जो है वो दो चीजों से मिलकर बनता है। एक है आपका साइटोप्लाज्म, दूसरा है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो इन दोनों में आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम लिखेंगे जीव द्रव्य के जीव द्रव्य के या जीव द्रव्य को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसमें से पहला कौन है? पहला है कोशिका द्रव्य, ठीक है, जिसको आप साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और दूसरा है केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य जिसको आप न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। देखिए कुछ जगहों पर आपको ये केंद्रक द्रव्य न लिखा हुआ क्या मिल जाएगा, केंद्रक लिखा हुआ भी मिल सकता है, ठीक है। सो उसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वैसे भी आपसे इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछेंगे। तो अगर ये पूछा कि जीव द्रव्य का मतलब क्या, और सपोज किया जैसे मैंने आपको लिखवा दिया था साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, तो आप वही याद रखें। लेकिन अगर आपको साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के स्थान पर साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस मिल जाता है तो भी ठीक है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप समझ रहे हैं इस चीज को, ठीक है। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस भी दिया रहे। अब आपके मन में ये कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि सर दोनों दिया हो तब क्या करेंगे। ऐसी मतलब एब्सर्ड ऑप्शंस जो है वो जनरली नहीं देते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए दे दिया, मान लीजिए दे दिया, तो ऐसी स्थिति में साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म ही सही आंसर होगा, ठीक है। मैं मान लेने की बात कर रहा हूं, हालांकि ऐसा देंगे नहीं, ठीक है। तो दो हिस्से हो गए, कौन कौन से? कोशिका द्रव्य हो गया एक, और दूसरा हो गया आपका, दूसरा हो गया आपका केंद्रक द्रव्य। क्या हो गया दूसरा? केंद्रक द्रव्य हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से दो भाग हो गए आपके जीव द्रव्य के। अब आप ध्यान रखेंगे कि इनमें से सबसे पहले हम कोशिका द्रव्य के बारे में करने जा रहे हैं। सो टॉपिक डालेंगे कोशिका द्रव्य, ठीक है। टॉपिक डालेंगे कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, ठीक है। लिखे जीव द्रव्य का वह भाग, इसको आप लिखते चलेंगे, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक के बाहर, जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक के बाहर तथा कोशिका कला के भीतर, जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक के बाहर तथा कोशिका कला के भीतर उपस्थित होता है, केंद्रक के बाहर तथा कोशिका कला के भीतर उपस्थित होता है, उसे उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य कहते हैं।
इसको एक तरीके से आप ये भी लिख सकते हैं कि ये जो है कोशिका कला यानी कि सेल मेम्ब्रेन एवं केंद्रक के बीच का भाग। ठीक है, ये भी आप स्वयं ही लिख सकते हैं। ठीक है, लिखिए कोशिका द्रव्य को भी 3 भागों में बांटा जा सकता है। कोशिका द्रव्य को भी 3 भागों में बांटा जा सकता है। कोशिका द्रव्य को भी 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो कोशिका द्रव्य के जो 3 भाग हैं उनमें से पहला लिखेंगे आप एक्टोप्लाज्म। पहला क्या लिखेंगे? एक्टोप्लाज्म। बिल्कुल कुछ नहीं छूटा है विनय, जो आपको बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वही चीज है। मैंने कोशिका द्रव्य की परिभाषा से शुरू किया था, आप वहीं से इसको नोट डाउन कर लेंगे। अभी आप क्लास में आगे चले, जो 5 मिनट की चीज छूटी है आपकी वो पीछे आप देख लीजिएगा। नहीं, चित्र ऐसा कुछ नहीं है कि आवश्यक है बनाना आरती, ये तो मैंने समझाने के लिए बता दिया है, आप ध्यान रखेंगे बस। ठीक है, एक्टोप्लाज्म लिखा। लिखे यह कोशिका द्रव्य का बाहरी भाग होता है। यह कोशिका द्रव्य का बाहरी भाग होता है जो कोशिका भित्ति के संपर्क में होता है। जो कोशिका भित्ति के संपर्क में होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि ये वाला जो हिस्सा है जिसको आप एक्टोप्लाज्म बोल रहे हैं, एक तो एक्टो का मतलब क्या? एक्टो का मतलब सीधा सीधा होता है बाहरी। ठीक है, ठीक है। तो ये कौन सा साइटोप्लाज्म है? एक्टोप्लाज्म, यानी कि बाहरी वाला साइटोप्लाज्म है। ठीक है, और बाहरी में भी कैसा? तो ये वो वाला है जो कि सेल मेम्ब्रेन से बाहर आकर कोशिका भित्ति यानी जो सेल वॉल है उस सेल वॉल के संपर्क में रहता है। यानी कोशिका भित्ति ये किस में पाया जाएगा? एक्टोप्लाज्म जब भी पाया जाएगा वो पादप कोशिकाओं में आपको मिलेगा, जहां पर पादप कोशिकाओं के सेल मेम्ब्रेन के, है ना, पादप कोशिकाओं के सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होता है और उस सेल वॉल से संपर्क में होता है क्या? ये एक्टोप्लाज्म। ठीक है, आप समझ रहे हैं? एक्टो का मतलब हो गया, एक्टो का मतलब हो गया बाहरी। मैंने ये बताया कि यह कोशिका द्रव्य का बाहरी भाग होता है। यह कोशिका द्रव्य का बाहरी भाग होता है जो कोशिका भित्ति के संपर्क में होता है। ठीक है, जो कोशिका भित्ति के संपर्क में होता है। यह एक पतली झिल्ली के रूप में होता है। यह एक पतली झिल्ली के रूप में होता है। इसी कारण इसे इसी कारण इसे जीव द्रव्य कला या प्लाज्मा कला भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म मेम्ब्रेन कहते हैं या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं।
ठीक। तो कहने का मतलब यह है, ये मैं चित्र अभी मिटा दूंगा। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए ये कोई कोशिका है और इस कोशिका के, ये कोई कोशिका है और इस कोशिका का ये क्या है, ये कोशिका कला है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है। और इस सेल मेम्ब्रेन से बाहर मैं बना देता हूं क्या, इस तरीके से कोशिका भित्ति बना देता हूं। ठीक है। अब ये कोशिका भित्ति बन गई आपकी। इस कोशिका भित्ति के संपर्क में क्या रहेगी, एक पतली झिल्ली रहेगी। ये पतली झिल्ली किसके संपर्क में बनी, कहां से निकल कर आई है, तो कहा कि कोशिका के अंदर से निकल कर आया द्रव्य है, जो कि इस सेल मेम्ब्रेन को पार करके, सेल मेम्ब्रेन भी क्या है, एक दोहरी झिल्ली वाली संरचना है। इस तरीके से ये भी क्या है, एक दोहरी झिल्ली वाली संरचना है। और इस दोहरी झिल्ली वाली संरचना के से होकर, इस दोहरी झिल्ली वाली संरचना से होकर क्या हो गया, द्रव्य बाहर आया। और ये है आपका सेल वॉल। ये क्या है, ये है सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति। और ये क्या है, ये है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये है सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका कला। तो कोशिका कला से पार होकर ये जो मैं अभी येलो कलर से बना देता हूं जो हिस्सा, यही हिस्सा आप कहेंगे कि क्या है, ये पतला सा जो हिस्सा बनेगा, जो कि किसके संपर्क में आ जाएगा, कोशिका भित्ति के संपर्क में आ जाएगा। इसे ही हम बोलेंगे एक्टोप्लाज्म। इसे ही हम क्या बोलेंगे, एक्टोप्लाज्म बोलेंगे। और ये एक पतली झिल्ली के रूप में होगा। ये क्या होगा, ये एक पतली झिल्ली के रूप में होगा। निश्चित रूप से जहां सेल वॉल मिलेगा, जहां सेल वॉल मिलेगा वहीं पर इस एक्टोप्लाज्म का महत्व है। ठीक है। तो ये जो एक्टोप्लाज्म है, ये कहां मिलेगा, पादप कोशिकाओं में मिलेगा। कहां मिलेगा, पादप कोशिकाओं में मिलेगा। ये ध्यान रखना है। ठीक है, आपको समझ में आया। सेल वॉल के संपर्क में रहने वाला साइटोप्लाज्म, तो वो साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन से बाहर आ जाएगा और एक पतली झिल्ली के रूप में रहेगा और कोशिका भित्ति से सटा हुआ मिलेगा। किससे मिलेगा, कोशिका भित्ति के से सटा हुआ मिलेगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आइए देखते हैं। ये मैं मिटा रहा हूं, नेक्स्ट वाला देखते हैं। या रहने दीजिए इसको, यहां नेक्स्ट वाला लिख लेंगे नीचे। ठीक है, नेक्स्ट वाला लिखेंगे टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट, लिखे, यह कोशिका के अंदर, यह कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य का वह भाग होगा, यह कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य का वह भाग होगा, यह कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य का वह भाग होगा जो रिक्तिका के चारों ओर एक झिल्ली के रूप में पाया जाएगा। जो रिक्तिका के चारों ओर एक झिल्ली के रूप में पाया जाएगा। जो रिक्तिका के चारों ओर एक झिल्ली के रूप में पाया जाएगा।
यह कोशिका द्रव्य का वह भाग है जो रिक्तिका के चारों ओर एक झिल्ली के रूप में पाया जाएगा। तो रिक्तिका के चारों ओर निर्मित झिल्ली को आप क्या बोल रहे हैं? आप टोनोप्लास्ट बोल रहे हैं। चाहे तो फिगर बना ले आप, अगर आपको लगता है आवश्यक है तो आप बना ले, अदरवाइज अगर समझ में आ गया हो तो ऐसी कोई आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, चले। तो यहां पर आप देखेंगे ये जो रिक्तिका के चारों ओर वाली बात है, जी चाहे तो बना ले, चाहे तो बना ले आप लोग। ठीक है, अच्छा यहां वैसा कुछ नहीं है। ओके, तो अगर हम कह रहे हैं कि ये कोशिका है, देखिए कोशिका एक बना लेते हैं, पादप कोशिका ही बना लेते हैं, कोई ऐसी नेसेसिटी नहीं है, तो ये पादप कोशिका ही बना लेते हैं। और देखिए जब भी हम पादप कोशिका बनाते हैं ना, तो उसमें हमें ध्यान रखना होता है कि हमें सेल वॉल जरूर बनाना है। क्या बनाना है? सेल वॉल जरूर बनाना है। तो सेल वॉल बनाने से पहले मैं क्या करता हूं, एक तो एक्टोप्लास्ट बना देता हूं, या एक्टोप्लाज्म, सॉरी एक्टोप्लाज्म बना देता हूं। ये मैंने बना दिया एक्टोप्लाज्म। ठीक है, ये बना दिया मैंने एक्टोप्लाज्म। और इससे बाहर हम लोग बना लेते हैं सेल वॉल। तो सेल वॉल इसके संपर्क में ही अभी बनाते हैं, पीछे नहीं बन पाया था, यहां पर संपर्क में बना देते हैं, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके। ठीक है, ये सेल वॉल बन गया। अब पादप कोशिका में जब आपको कोशिका, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर बताया था, तो वहां पर हमने देखा था कि पादप कोशिका के अंदर क्या हो रहा है, पादप कोशिका के अंदर, ठीक है, पादप कोशिका के अंदर क्या मिल रहा था? केंद्रक मिल रहा था। तो पादप कोशिका के अंदर जो केंद्रक मिल रहा था, ठीक है, मान लीजिए हम इस तरीके से जो है वो केंद्रक यहां पर बना लेते हैं, एक केंद्रक, ठीक है, इस तरीके से केंद्रक बना लेते हैं। ये तो लगभग वैसा ही कलर हो गया। ये हम क्या कर रहे हैं, केंद्रक बना लेते हैं। अरे ऐसा कैसे हो जा रहा है? अच्छा, ओके, तो ये मैंने जो है वो बीच में एक केंद्रक बना दिया, ठीक है। और इस केंद्रक के चारों ओर जो है वो हम क्या करते हैं कि एक इस प्रकार से बड़ी रिक्तिका बना लेते हैं। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, ये क्या है? रिक्तिका है, ठीक है। अब इसी रिक्तिका में जो इसकी बाहरी झिल्ली है, इसको वैक्यूल बोलते हैं। रिक्तिका जो होगी, ये रिक्तिका अगर हो गई, ठीक है, इसको अगर हमने रिक्तिका लिख दिया, वैक्यूल, ठीक है। तो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो है, इस रिक्तिका के चारों ओर जो झिल्ली बन रही है, ये जो झिल्ली बन रही है ना, इसी झिल्ली को क्या बोलेंगे?
टोनोप्लास्ट बोलेंगे। इसी झिल्ली को क्या बोलेंगे? टोनोप्लास्ट बोलेंगे। ध्यान रखेंगे, इसको क्या बोलेंगे? टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट इसको नाम देंगे। ठीक है। और जैसा मैंने बताया था, ये जो पीला वाला हिस्सा है ये आपका क्या है? ये है एक्टोप्लाज्म। ये है एक्टोप्लाज्म। तो दो बार हो गए, दो पार्ट हो गए किसके? प्रोटोप्लाज्म के, साइटोप्लाज्म के दो पार्ट हो गए। ठीक है। अब देखिए, ये वाला हिस्सा हो गया एक्टोप्लाज्म, ये वाला हिस्सा हो गया टोनोप्लास्ट। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अब जितना हिस्सा बच जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम तीसरा पार्ट बोलेंगे साइटोप्लाज्म का, मीजोप्लाज्म। मीसोप्लाज्म। ठीक है, इंग्लिश में आप ऐसे लिख लेंगे, मेजोप्लाज्म। और इसमें लिखेंगे एक्टोप्लाज्म तथा टोनोप्लास्ट के बीच एक्टोप्लाज्म तथा टोनोप्लास्ट टोनोप्लास्ट के बीच के बीच उपस्थित कोशिका द्रव्य को मीसोप्लाज्म कहते हैं। मीसोप्लाज्म में ही मीसोप्लाज्म में ही सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। मीसोप्लाज्म में ही सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। दीपक, अपलोड करवा दिया था मैंने तो, यहां से पीडीएफ लेके स्वयं भी भेज दिया था जो लोग अपलोड करते हैं उनको। और आज मेरे ख्याल से अपलोड हो जाएगा, क्योंकि सैटरडे और संडे जो है वो ऑफिस बंद होता है। तो आज मैं एक बार फिर से उन्हें रिमाइंड करा दूंगा, और वैसे मैंने भेज दिया है उनको सारा पीडीएफ बोर्ड से लेकर, और उनको भेज दिया है। तो वो आज हो जाएगा, बिल्कुल आज हो जाएगा। ठीक है। मीजोप्लाज्म में ही सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा है, इसी को आप बोलेंगे मेसोप्लाज्म। इसी को आप क्या बोलेंगे? मेसोप्लाज्म बोलेंगे। क्लियर है? ठीक है। ओके। तो यहां से इतनी चीजें हमने सीख ली। मीसोप्लाज्म क्या है?
यहां से हमने ये सीखा कि टोनोप्लास्ट क्या है, यहां से हमने ये सीखा कि एक्टोप्लाज्म क्या है। ठीक है, अब ये सारी चीजें जो है वो आपको ध्यान में रहनी चाहिए। संडे को मेंस का टेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। देखिए अब इन सारी चीजों के लिए आप जो भी यहां पर बोलते हैं वो मैं सारी आपकी सूचनाएं जो हूं वो मैनेजमेंट तक पहुंचा देता हूं। जो भी इस डिपार्टमेंट को देखते हैं उन तक मैं ये सारी चीजें पहुंचा देता हूं, क्योंकि हमारा जो काम है वो हम उसके लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। तो चूंकि हमारा काम यहाँ पढ़ाने का है, इसलिए हम जो है वो उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। लेकिन आपकी जो भी बात, आपकी जो भी समस्याएं होती हैं वो पहुंचा देता हूं मैं, ताकि वहां पर कार्यवाही हो सके। ठीक है, आज मैं फिर से एक बार याद दिला दूंगा कि संडे को मेंस का टेस्ट नहीं हो रहा है, उसे जरूर कराएं। ठीक है, आइए तो अभी जो है कोशिका के विभिन्न कोशिकांगों के बारे में हम देखेंगे। कोशिका के विभिन्न कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल्स। कोशिकांगों को क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल, है ना। यहां पर हम अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स जो है कोशिका में उपस्थित होते हैं और इन सेल ऑर्गेनेल्स का क्या महत्व है, इन कोशिकांगों का क्या महत्व है। रोहित, ऐसी बात नहीं है, आप ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं। अगर मुझसे कोई समस्या है तो ठीक है, आप इसके लिए भी जो है वो वहां पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और जहां तक सवाल है फ्यूचर से खेलने का, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है आशीष। नहीं, मैं एक्चुअली रोहित से कहना चाह रहा था, रोहित जो है वो खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं, इस वजह से मैंने ये कहा कि अगर रोहित को ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ समस्या है या मेरी पढ़ाई से वो संतुष्ट नहीं है, तो वो निश्चित रूप से एक बार वहां बोल दे, और या आप कहें तो मैं ही बोल देता हूं। ठीक है, कोई दूसरा ऑप्शन जरूर अच्छा जो है वो मिल जाएगा, बट कैरियर विल मुझे लगता है कि इस तरह का काम नहीं करता कि इससे आपके फ्यूचर को कोई नुकसान हो। ठीक है, चलिए। देखिए हम लोग तो आते जाते रहेंगे, हमारा कोई ऐसा फिक्स वो नहीं होता है। कैरियर विल कोशिश करता है कि जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो, जो आपके लिए अच्छा हो, ऐसे ही टीचर्स जो है वो, ठीक है, वहां पर हो। ठीक, लेकिन फिर भी देखिए मैं ये नहीं कहता कि सभी टीचर सभी को सूट करते हैं, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, चले तो कोशिकांगों के विषय में देखते हैं। कोशिकांग कौन कौन से उपस्थित है, कौन कौन से कोशिकांग जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इस चीज को हम देखते हैं। ठीक है, चले अब यहां से कोशिकांग में सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है, मैं इस कोशिकांग को इसलिए यहां पर ले रहा हूं, ठीक है, मैं इसलिए यहां पर ले रहा हूं कि वो लोग जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं के बारे में जानते हैं, उन्हें यह पता हो कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक ऐसा कोशिकांग है जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी उपलब्ध रहता है। ठीक है, तो इसलिए जो है यहां पर हम कोशिश करेंगे सबसे पहले उसी से शुरू करें। कोशिश क्या करना है, पहला कोशिकांग आप लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, और देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, वही आप सबसे पहले लिखिए। ये लिखिए, इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। इसे कोशिका का ऊर्जा गृह, कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। सभी लोगों को पता है कि कोशिका का पावर हाउस यानी कि ऊर्जा गृह जो है, कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह जो है वो कौन है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। यहीं से सारी ऊर्जा जो है, यहीं से सारी ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है। और जी, पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। और इस ऊर्जा गृह को लेकर हमें यह ध्यान रखना है कि यहीं से सारी ऊर्जा, यहीं से सारी ऊर्जा जो है वो आपकी निकलती है। ठीक है, यही ऊर्जा कोशिका इस्तेमाल करते हैं और कोशिका जो है, ठीक है, यहीं से सारी चीजें, सारी ऊर्जा निकलती है और ये सारी ऊर्जा कोशिका इस्तेमाल करता है विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के लिए। हमें कुछ चीजें जो और यहां पर ऐड करके देखनी है वो क्या है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये दोहरी झिल्ली वाली संरचना है, दोहरी झिल्ली वाली संरचना। अब मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन के नेचर के हिसाब से, प्रश्नों की जो प्रकृति होती है उसके हिसाब से आपसे ये पूछते हैं कि कोशिका में कौन से ऐसे कोशिकांग हैं जो दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग हैं, कौन से कैसे ऐसे हैं जो एकल झिल्ली वाले यानी सिंगल मेम्ब्रेनस है, और कौन से ऐसे हैं जिनमें मेम्ब्रेन नहीं होता यानी बिना किसी झिल्ली वाले हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखेंगे जी, बिल्कुल अमित, सैटरडे और संडे जो था वो ऑफिस बंद होता है। मैंने पीडीएफ सारी यहां से निकालकर भेज दी है और वो आज अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, आज अपलोड हो जाएंगी। आज सोमवार है, मैं फिर से एक बार अपनी तरफ से याद दिला दूंगा जो लोग इस टीम में अपलोड करने वाले। दोहरी झिल्ली वाली संरचना है, दोहरी झिल्ली वाली संरचना, क्लियर है। और ये जो दोहरी झिल्ली है, इसको जब मैं अभी आपको डायग्राम भी बना के बता देता हूं, ये जो दोहरी झिल्ली वाली संरचना है इसमें बाहरी झिल्ली जो है वो एकदम स्मूथ होती है, चिकनी होती है, लेकिन अंदर वाली झिल्ली जो होती है वो बहुत ज्यादा मुड़ी हुई होती है। तो ये जो दो झिल्लियां इसमें पाई जा रही हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे कि इनमें से जो बाहरी झिल्ली होती है उस बाहरी झिल्ली को जो है हम कहते हैं बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन, और कुछ नहीं बोलते, उसको माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन ही कहते हैं। और जो अंदर वाली झिल्ली होती है उसको हम क्रिस्टी कहते हैं क्योंकि ये काफी मुड़ी हुई होती है। इसमें एक चीज जो और आपको ध्यान रखनी है कि इसके खोजकर्ता कौन है, हु डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया, खोजकर्ता। ठीक है, तो इसके खोजकर्ता का नाम आप यहां पर लिख लेंगे। इसके खोजकर्ता का नाम है अल्टमैन एंड बेंडा। अल्टमैन एवं बेंडा,
ये दो वो वैज्ञानिक थे, ये दो वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने ढूंढा किसे, माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को ढूंढने का जो श्रेय जाता है वो श्रेय जाता है अल्टमैन और बेंडा को। ठीक है। या इसमें मैं कुछ और थोड़ा सा बदलाव करता हूं, एक करेक्शन आप कर लीजिए, इसको करेक्शन कर लीजिए, सॉरी एक करेक्शन कर लीजिए थोड़ा सा, ये मुझसे मिस्टेक हो गई है, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए खोजकर्ता के नाम पर खोजा किसने, खोजकर्ता जो है, सॉरी ये कॉलिकर है, मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गया, ये कॉलिकर है। ठीक है, उसके बाद आल्टमैन जो है, आल्टमैन ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। जब कॉलिकर ने ढूंढा है तो कॉलिकर ने उस समय कुछ नाम नहीं दिया था खास, उन्होंने कहा कि ये ऊर्जा गृह है, ठीक है, पावर हाउस बोला था, लेकिन आल्टमैन ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। कौन सा नाम दिया, बायोप्लास्ट नाम दिया। और उसके बाद बेंडा आते हैं, बेंडा, बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा, बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ये आप लिख लें, ये आप लिख लें इस तरीके से, ये तीन चीजें आप लिख लें, खोजकर्ता कॉलिकर, आल्टमैन ने इसे आल्टमैन ने इसे जो है वो बायोप्लास्ट कहा, और बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है बैक्टीरिया एवं नीलहरित शैवालों को छोड़कर बैक्टीरिया एवं नीलहरित शैवालों को छोड़कर अन्य सभी कोशिकाओं में, अन्य सभी कोशिकाओं में सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, ये जो है कहां नहीं पाए जाते ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये बैक्टीरिया और ठीक है, ये बैक्टीरिया और नीलहरित शैवालों को छोड़कर अन्य सभी जगह जो है वो पाए जाते हैं, अन्य सभी कोशिकाओं में जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली
माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली लिपोप्रोटीन लिपोप्रोटीन ये जो लिपोप्रोटीन होता है इसको आप लिख सकते हैं लिपिड और प्रोटीन, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं, लिपिड और प्रोटीन, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन लिपोप्रोटीन भी लिख लें, एक ही चीज है दोनों। लिपोप्रोटीन से निर्मित होती है, लिपोप्रोटीन से निर्मित होती है। ठीक है, बाहरी झिल्ली, बाहरी झिल्ली चिकनी होती है, यानी कि स्मूथ, लेकिन जो भीतरी झिल्ली होती है, भीतरी झिल्ली ये होती है अत्यंत मुड़ी हुई, और इस अत्यंत मुड़ी हुई भीतरी झिल्ली को कहते हैं क्रिस्टी। भीतरी झिल्ली को क्या बोलते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। जी आशीष, बिल्कुल सही है। भीतरी झिल्ली जो है ये अत्यंत मुड़ी हुई है, और इसको क्या बोलेंगे, इसको क्रिस्टी का नाम दिया गया है। ठीक है, अब ये जो क्रिस्टी होती है इसके पीछे रीजन क्या है ना, क्रिस्टी बनने के पीछे रीजन क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम थोड़ा सा एक डायग्राम बनाकर ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो झिल्ली बनाई जा रही है, ठीक है, ये जो झिल्ली बनाई जा रही है ये किस तरीके की है। ठीक, तो अगर आप एक माइटोकॉन्ड्रिया को देखेंगे तो कोशिका के अंदर लगभग इस तरीके से एक बोट शेप्ड या नाव के आकार की संरचना के रूप में दिखाई देती है। ये ऐसी संरचना है जिसमें आपको ये आंतरिक झिल्ली जो है वो इस तरीके से मुड़ी हुई सी दिखाई देगी, ऐसे करके। ऐसे करके ये मुड़ी हुई दिखाई देगी। ठीक है, अब ये जो झिल्ली आपको मुड़ी हुई दिखाई दे रही है, इस अंदर वाले ही पार्ट को आप क्या बोलते हैं, अंदर वाले पार्ट को आप बोलते हैं कि ये क्रिस्टी है। ये क्या है, क्रिस्टी है। ठीक है, और जो बाहरी झिल्ली आपको दिखाई दे रही है ये वाली, चिकनी बाहरी झिल्ली, चिकनी बाहरी झिल्ली। ठीक, तो सबसे पहले अंदर की झिल्ली मुड़ी हुई क्यों है, देखिए यहां पर जो है, यहां पर जो है वो ध्यान रखना है कि जो बाहरी झिल्ली है, जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन बेसिकली किस तरीके का काम करता है, ये आउटर मेम्ब्रेन जो है वो सुरक्षा देने का काम करता है। लिपोप्रोटीन से बनी हुई आउटर झिल्ली होती है, बाहरी झिल्ली के लिए कोई अलग से नाम नहीं है, उसको आप एक्टोमेम्ब्रेन बोल सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का एक्टोमेम्ब्रेन बोल सकते हैं, उसको बाहरी झिल्ली कह सकते हैं। लेकिन अंदर वाली झिल्ली के लिए विशेष नाम है, वो है क्रिस्टी। ध्यान रखेंगे कि अंदर जो ये झिल्ली इतनी ज्यादा मुड़ी हुई है, उसके मुड़े होने के पीछे कारण क्या है, कारण ये है कि चूंकि यहां पर ऑक्सीडेशन होता है,
यहां पर जितने भी अलग अलग तरीके के पोषक तत्व हैं उनका ऑक्सीकरण होना है। तो उस ऑक्सीकरण के लिए ज्यादा से ज्यादा स्पेस मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा जगह मिल जाए, इसके लिए झिल्लियां मुड़कर सरफेस एरिया को बढ़ाती है। यानी सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो झिल्ली होती है वो इतनी ज्यादा मुड़ी हुई होती है, हाईली फोल्डेड फॉर्म में जो है वो दिखाई देती है, या फिर अंगुली नुमा संरचना के रूप में जो है वो दिखाई देती है। ठीक है, चलिए इसी में नेक्स्ट लिखेंगे, आप लिखें जरा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों, सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, वसा एवं प्रोटीन, एवं प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है, का ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में, आगे इसी में ऐड करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा एटीपी के रूप में, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा एटीपी के रूप में निर्मित होती है। एटीपी के रूप में, निर्मित से ज्यादा अच्छा है संग्रहित होती है, लिखें एटीपी के रूप में संग्रहित होती है। ये एटीपी क्या है? एटीपी का जो फुल फॉर्म है वो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एटीपी का फुल फॉर्म है। ठीक है, मैंने लिखा माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा जो है वो एटीपी के रूप में संग्रहित होती है। एटीपी का जो फुल फॉर्म है वो यहां पर मैंने बताया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो क्या होता है कि जब खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, ये जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, चाहे आप कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हो, चाहे आप लिपिड की बात कर रहे हो या प्रोटीन की बात कर रहे हो, ये सभी खाद्य पदार्थ कार्बनिक पदार्थ हैं। कैसे पदार्थ हैं? कार्बनिक पदार्थ है। और जब इनका ऑक्सीकरण होता है तो उस ऑक्सीकरण के फलस्वरूप, उस ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी बनता है, तथा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एक फॉस्फेट के स्वतंत्र अणु के मिलने से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है। और ये ट्राइफॉस्फेट जो है वो क्या हो जाता है, जब भी टूटेगा तो उससे ऊर्जा मुक्त होगी और उस ऊर्जा का इस्तेमाल कोशिका करती है। मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार फिर से, जिन्होंने नहीं लिखा है, कई लोग कह रहे हैं कि रिपीट करने को, मैं सिंपली कह देता हूं। माइटोकॉन्ड्रिया में सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन
का ऑक्सीकरण होता है। फलस्वरूप माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा एटीपी के रूप में संग्रहित होती है। फलस्वरूप माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा एटीपी के रूप में संग्रहित होती है। एटीपी के रूप में संग्रहित होती है। और एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मैं आपको बताऊं कि एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये ट्राई की जगह डाई हो जाएगा। ठीक है, मैं लिख ही देता हूं, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो यहां पर आप देखिए क्या है, इस प्रकार से। ठीक है, ये मैंने रिवर्सिबल का साइन बनाया। रुक जाइए, अभी रिवर्सिबल नहीं, पहले हम ये करते हैं। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और एक फॉस्फेट इसमें और मिल जाएगा। डाई का मतलब 2 फॉस्फेट और एक फॉस्फेट और मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। तो इस तरीके से जब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एक फॉस्फेट और मिलेगा तो ये ट्राइफॉस्फेट के रूप में क्या हो जाएगा, संग्रहित हो जाएगा। ट्राइफॉस्फेट के रूप में संग्रहित हो जाएगा। और जब ये टूटेगा, यानी एटीपी जब टूटेगा तो वो एडीपी और फॉस्फेट के रूप में टूट जाएगा और यहां से जो ऊर्जा है वो निकलती है। इसमें बहुत कुछ समझने वाली चीज नहीं है शबनम, आप इसको ध्यान रखें। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक ऐसा कोशिकांग है कोशिका के अंदर जो कि ऊर्जा बनाता है। ऊर्जा कैसे बनेगी, तो जो भी आप भोजन के साथ पोषक तत्व ले रहे हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में ले रहे हो या फिर आप वसा के रूप में ले रहे हो या फिर आप प्रोटीन के रूप में ले रहे हो। ठीक है, तो जब आप इस कंडीशन में इन तीनों चीजों को लेते हैं, इन खाद्य पदार्थों को लेते हैं, तो ये खाद्य पदार्थ शरीर में अवशोषित होने के बाद जब कोशिका में पहुंचते तो कोशिका में ये पहुंचते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इन खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तक ही ऑक्सीजन पहुंचती है। वहां जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में इन खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, तो उसकी ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या बनता है, कई सारे एडीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं और फॉस्फेट का मॉलिक्यूल भी वहां पर रहता है उपलब्ध। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण जब होगा तो ये मिल जाएंगे। कौन, एडीपी और फॉस्फेट का जो फ्री मॉलिक्यूल है वो ये मिल जाएंगे। और मिलने के बाद ये जो ऑक्सीकरण के बाद ऊर्जा वहां से मुक्त हुई है, उस ऊर्जा को क्या करते हैं, अपने आप में समेट लेते हैं। और समेटने के बाद जब दोनों मिलते हैं तो उससे एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जैसा मॉलिक्यूल बनता है। ये एक प्रकार का अणु है, एक प्रकार का मॉलिक्यूल है, अणु है, जिसमें ऊर्जा संग्रहित होती है, जिसमें एनर्जी होती है। ठीक है, अब ये जो एनर्जी है वो जब जब आवश्यकता पड़ेगी शरीर को, कोशिका को अपने कार्य करने के लिए, जब जब आवश्यकता पड़ेगी तब तब ये एटीपी जो कोशिका के अंदर संग्रहित है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संग्रहित है, एटीपी जो है वो टूटेगा। और देखो जब टूटेगा तो क्या होगा, निश्चित रूप से जिन चीजों से बना है उन्हीं चीजों में वो टूट जाएगा। यानी एटीपी जब टूटेगा तो वो एडीपी और फॉस्फेट के रूप में टूटेगा और इसके टूटने की वजह से ऊर्जा मुक्त होगी। क्या होगी, ऊर्जा जो इन्होंने अपने साथ समेट लिया था और समेट के ये बन गए थे एटीपी, वो क्या हो जाएगा, ऊर्जा वहां से निकल जाएगी। और ऊर्जा निकल जाएगी, उस ऊर्जा का कोशिका इस्तेमाल कर लेगी अपनी जिस प्रक्रिया में भी वो इस्तेमाल करना चाहती है। ठीक है, जब इस ऊर्जा, ऐसे ऊर्जा की आवश्यकता नहीं हुई, क्योंकि जब जब खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होगा तब तब ऊर्जा बनेगी। जो ऊर्जा बनेगी वो ये यहां से जो ऊर्जा निकल गई और ये फिर से फ्री हो गए, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और फॉस्फेट का मॉलिक्यूल, ये फिर से उस ऊर्जा के साथ बंध जाएंगे
और बनने के बाद फिर से क्या बना देंगे, एटीपी, और एटीपी के रूप में वो ऊर्जा को संग्रहित रखेंगे। फिर कोशिका को आवश्यकता पड़ेगी, फिर एटीपी टूटेगा, और फिर एटीपी के टूटने से वो जब एडीपी और फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो जो ऊर्जा इनके बीच में संग्रहित हो रखी थी वो बाहर निकलेगी और उस ऊर्जा को कोशिका इस्तेमाल कर लेगी। तो बार बार ये प्रक्रिया चलेगी। ये प्रक्रिया कैसे चलेगी, बार बार चलेगी, और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि एटीपी के रूप में ऊर्जा जो है वो संग्रहित होती जाती है और एटीपी के टूटने से ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है। यही ऊर्जा कोशिका इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो इस तरीके से एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जैसी चीज जो है वो हमारे पास बनी है। इसको, ये जो आपको फॉस्फेट मिला है, इसको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट या फिर आप कहते हैं अकार्बनिक फॉस्फेट। अकार्बनिक फॉस्फेट या इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के रूप में जो है वो दिखाई दे रहा। ठीक है, जी सुरभि, मैंने ये कहा था कि जो क्रिस्टी है, जो माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी क्रिस्टी नहीं, द माइटोकॉन्ड्रिया, सो माइटोकॉन्ड्रिया इट्स कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट रिलीज energy molecules, right? Or it collects energy molecule. These energy molecules are collected in the mitochondria in the form of ATP, right? In the form of ATP. This ATP has a full form of adenosine triphosphate. It is called as adenosine triphosphate. And every time when we say एक मिनट भावना, when we say that adenosine triphosphate should be made in the mitochondria, so what happens after the oxidation of when energy is released, that energy is taken by ADP and the inorganic phosphate. They make a bond with that energy and forms ATP. With the formation of ATP, you can say the energy get collected there or energy get reserved there. Whenever the cell needs energy, so this ATP again split. After its split, ADP and phosphate, inorganic phosphate, are formed, and the energy which they conserved into them, that energy is released, and then the cell use that energy. ठीक है जी भावना, आप कह रहे हैं कि सेल एनर्जी जो है वो एटीपी के रूप में लेती है या एडीपी के रूप में? नहीं, एटीपी के रूप में जो है वो कोशिका के अंदर ऊर्जा संग्रहित रहती है। जब तक एटीपी है तब तक ऊर्जा वहां बना हुआ है कोशिका में। जब एटीपी टूटेगा तभी वो ऊर्जा मुक्त होगी, तभी वो ऊर्जा मुक्त होगी। तो इसलिए एटीपी जो है वो ऊर्जा का क्या है, एटीपी जो है वो ऊर्जा का कंजर्व करने वाला या ऊर्जा को रिजर्व रखने वाला मॉलिक्यूल है, और इसके टूटने से जो है वो ऊर्जा मुक्त होगी। तो सेल को जो एनर्जी है वो एटीपी के रूप में संग्रहित रखनी पड़ती है। ठीक है, और एटीपी के ही टूटने से क्या होगा, उसको ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, एटीपी के टूटने से ही उसको ऊर्जा मिलेगी। ओके, अब यहां पर आगे आप कुछ चीजें और ऐड करें, आगे आप कुछ चीजें और ऐड करेंगे। लिखे जरा, क्रिस्टी के सतह पर, क्रिस्टी के सतह पर बहुत से सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। क्रिस्टी के सतह पर बहुत से सूक्ष्म कण पाए जाते हैं जिन्हें ऑक्सीसोम कहते हैं। क्रिस्टी के सतह पर बहुत से सूक्ष्म कण पाए जाते हैं जिन्हें ऑक्सीसोम कहते हैं।
क्रिस्टी के सतह पर बहुत से सूक्ष्म कण पाए जाते हैं जिन्हें ऑक्सीसोम कहते हैं। ये आप देखिए चित्र पर मैं जो हूं वो कई सारे ऐसे छोटे छोटे डॉट्स बना रहा हूं। ये डॉट्स शो करेंगे क्या? ऑक्सीसोम्स को। There are small crystals present on the surface of the crystal. These small dots or crystals are called, इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे ऑक्सीसोम। इनको क्या बोलेंगे? ऑक्सीसोम बोलेंगे। एक तो ये ऐड करिए ऑक्सीसोम को। इन्हें F1 कण भी कहा जाता है। ऑक्सीसोम को F1 कण भी कहा जाता है। F1 क्रिस्टल्स कहेंगे, F1 कण भी कहा जाता है। इनका काम क्या है? F1 कणों में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र एवं इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र एवं ऑक्सीकीय फास्फोरिलीकरण एवं ऑक्सीकीय फास्फोरिलीकरण ठीक है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलाइजेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में काम आने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। में काम आने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। सो बेसिकली ये एंजाइम का स्टोर हाउस है। ये क्या है? ये एंजाइम का स्टोर हाउस है। कौन से एंजाइम पाए जाएंगे? तो ये जो दो प्रक्रियाएं हैं, ये दो बहुत प्रमुख प्रक्रियाएं हैं जिन प्रक्रियाओं के कारण आप कहते हैं कि ऊर्जा बनती है। जिन प्रक्रियाओं के कारण ऊर्जा बनती है या एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं। तो इन प्रक्रियाओं में जो उत्प्रेरक के रूप में एंजाइम काम करते हैं। आप उत्प्रेरक समझते हैं? उत्प्रेरक का मतलब होता है कि ऐसे पदार्थ या ऐसे सब्सटेंसेस
जो किसी भी प्रतिक्रिया दर को यानी रेट ऑफ रिएक्शन को जो है वो बढ़ाने का काम करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन जो बढ़ा देंगे उनको आप बोलेंगे कि ये कैटालिस्ट है। ये क्या है? कैटालिस्ट है। तो ऐसे कैटालिस्ट जो है या ऐसे एंजाइम जो है वो किनके पास होते हैं? वो होते हैं इस ऑक्सीसोम के पास, या जिसको F1 कण बोलते हैं। ठीक है, और ये F1 कण कहां मिलेगा? ये F1 कण आपको मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। कहां मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर मिलेगा। ठीक है, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए एंजाइम प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए इन्हें इलेक्ट्रॉन अभिगमन कण या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल भी कहा जाता है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? इनको इलेक्ट्रॉन अभिगमन कण या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल भी आप इनको कह सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल भी आप इनको कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में ऐड करें, नेक्स्ट पॉइंट ऐड करें जरा। लिखेंगे ऑक्सीकरण की पूर्ण क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में 3 भिन्न चरणों में होती है। ऑक्सीकरण की पूर्ण क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में 3 भिन्न चरणों में होती है। The 3 stages under which the oxidation of molecule takes place in mitochondria. Right? There are 3 different stages. कौन कौन से वो स्टेजेस है? यू हैव टू राइट देयर। पहला स्टेज जो होता है, देखिए जो पहला स्टेज होता है, इस स्टेज में मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल या क्रेब्स चक्र। ठीक है, इट इज कॉल्ड क्रेब्स चक्र। ठीक है, या इंग्लिश में भी आप इसे ऐसे ही लिख सकते हैं, क्रेब्स साइकिल। ठीक है, जब आपको श्वसन पढ़ाएंगे, रेस्पिरेशन पढ़ाएंगे, तो वहां पर क्रेब्स साइकिल के बारे में आपको पढ़ना है। क्रेब्स साइकिल के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है। मैंने ये बताया आपसे कि जो बोल रहे हैं ये सारे पॉइंट्स हैं, आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं। आपको कोई लंबा पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं, आप पॉइंट वाइज करते चलेंगे। 3 स्टेजेस हैं ऑक्सीकरण के, वो 3 स्टेजेस कौन कौन से हैं? ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, सारे पॉइंट में ही मैं बोल रहा हूं। ठीक है, सो क्रेब्स साइकिल देखिए क्या होता है। मैं पीछे वाले पेज पर आ रहा हूं एक बार, कि ये तो हो गया आपका जो दोहरी झिल्ली है, यहां पर इस तरीके से जो बनी हुई है, ये दोहरी झिल्ली में अंदर वाली जो झिल्ली है, ये तो आपकी बनी हुई है किसकी? मुड़ी हुई बनी हुई है। इसको आप बोल रहे हैं क्रिस्टी। इसको आप क्या बोल रहे हैं? क्रिस्टी। ठीक है, और इसके अलावा जो खाली स्थान है उसमें ना एक फ्लूइड भरा होता है, और उस फ्लूइड को बोलते हैं हम क्या? मैट्रिक्स। उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? उस फ्लूइड को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है, इसी मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल संपन्न होता है। तो आप यहां पर लिख लीजिए एक बार, जहां पर आपने पॉइंट लिखा है क्रेब्स साइकिल का, वहीं क्रेब्स साइकिल के बगल में डैश देकर लिख लीजिए, वहीं डैश देकर लिख लीजिए। ठीक है,
यह चरण, ऑक्सीकरण का यह चरण माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होता है। यह चरण माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होता है। ठीक है, तो अगर हमें मैट्रिक्स दिखाना हो तो मैट्रिक्स कौन सा भाग होगा? ये वाला हिस्सा है ना, यहां पर फ्लूइड भरा है, इसी को क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे, है ना। इस खाली वाले हिस्से को क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स में कौन सी क्रिया हो रही है? मैट्रिक्स में हो रहा है आपका क्रेब्स चक्र, यानी क्रेब्स साइकिल। जो दूसरा चरण होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अभिगमन। इलेक्ट्रॉन अभिगमन यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट या इलेक्ट्रॉन अभिगमन। तो देखिए, जो क्रेब्स चक्र होगा, मैंने ये बोला कि क्रेब्स चक्र जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होगा। जब मैं श्वसन पढ़ाऊंगा तब इसमें विस्तार से आपको बताऊंगा कि इस क्रेब्स चक्र में हो क्या रहा है। कई सारी चीजें होती है, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होते हैं और कुछ एटीपी के मॉलिक्यूल भी बनते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, अब उसका क्या करना है? इलेक्ट्रॉन अभिगमन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन होगा या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, इसमें आप लिख लें, इलेक्ट्रॉन अभिगमन में डैश देकर लिखें, इलेक्ट्रॉन अभिगमन में डैश देकर लिखें। इस प्रक्रिया में इस प्रक्रिया में इस प्रक्रिया में क्रेब्स चक्र से निर्मित इस प्रक्रिया में क्रेब्स चक्र से निर्मित गुड मॉर्निंग रंजन। इस प्रक्रिया में क्रेब्स चक्र से निर्मित इलेक्ट्रॉन कॉमा अभिगमन तंत्र में प्रवेश करते हैं, यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एंटर करते हैं। मैंने बताया था कि क्रेब्स चक्र में कुछ इलेक्ट्रॉन बनेंगे। क्यों बनेंगे ये मैं अभी बिल्कुल नहीं बता रहा। मैंने बताया, मैं जब श्वसन की प्रक्रिया करूंगा, क्योंकि वो लंबा प्रोसेस है और उसे यहां बताने की ऐसी आवश्यकता भी नहीं है। तो आप सिर्फ याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये दूसरा स्टेज है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र में प्रवेश करते हैं जहां विभिन्न अवयवों द्वारा होकर ऑक्सीजन तथा प्रोटीन
ऑक्सीजन तथा प्रोटीन से संपर्क करके, ऑक्सीजन तथा प्रोटीन से संपर्क करके जल बनाते हैं। ये जल कौन बनाएगा? वो इलेक्ट्रॉन जो कि उधर से आए हैं क्रेब्स साइकिल से, जल बनाते हैं। मुख्य चीज क्या है? यह प्रक्रिया या यह चरण माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में संपन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में संपन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में संपन्न होता है। क्रिस्टी आप समझ रहे थे इस वाले चित्र में? क्रिस्टी कौन सा भाग था? वो जो मुड़ा हुआ भाग आपको दिखाई दे रहा है, उसी मुड़े हुए भाग को हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टी बोलेंगे। तो वहां पर संपन्न होता है दूसरा स्टेज। इसके बाद तीसरा लिखेंगे, तीसरा स्टेज, इसको बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। या पूरा लिख लें, ऑक्सीकीय फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोरिलीकरण, फॉस्फोरिलीकरण। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। लिखे, इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र के ठीक बाद, इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र के ठीक बाद ऑक्सीकीय फॉस्फोराइलेशन यानी ऑक्सीकीय फॉस्फोरिलीकरण होता है। इस प्रक्रिया में अनेक एटीपी के अणु बनते हैं। अनेक एटीपी के अनेक अणु, ऐसा लिखें, एटीपी के अनेक अणु बनते हैं। एटीपी के अनेक अणु बनते हैं। ठीक है, तो इसमें यह चीज हमारी याद रखनी है। ठीक, कुल मिलाकर माइटोकॉन्ड्रिया के साथ हमारा जो पूरा का पूरा, पूरी की पूरी चीजें जो हमें पता होनी चाहिए वो क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज था कि इसको पावर हाउस ऑफ द सेल यानी ऊर्जा गृह बोला जाता है। जी, मैंने ये आपको बताया भावना कि जो ऑक्सीकीय फॉस्फोरिलीकरण होगा ये इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र के ठीक बाद, हालांकि इसी से जुड़ा हुआ होता है, इसी से जुड़ा हुआ था, लेकिन ऑक्सीकीय फॉस्फोरिलीकरण के परिणाम स्वरूप या इस चरण में
एटीपी के अनेक अणुओं का निर्माण होता है। तो मुख्य रूप से एटीपी जो है वो यही बनता है इस प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद, जिसको ऑक्सीय फास्फोरिलीकरण बनते हैं। ऑक्सीय फास्फोरिलीकरण प्रक्रिया में, ऑक्सीय फास्फोरिलीकरण प्रक्रिया में या चरण में एटीपी के अनेक अणुओं का निर्माण होता है। एटीपी के अनेक अणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसको उसी पॉइंट के साथ आप लिख लेंगे। ठीक है, अब आइए मैं एक नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल पर चलता हूं। इसको हम बोलेंगे अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जालिका। चलिए, क्या लिखना है इसमें? अंतःप्रद्रवी जालिका। सबसे पहले इसकी खोज किसने की? इसकी खोज K.R. पोर्टर, इसकी खोज K.R. पोर्टर ने की थी। इसकी खोज K.R. पोर्टर ने की थी। 1945 वॉज द ईयर, है ना? 1945 जब इसकी खोज की गई। ठीक, ये कहां पाया जाता है? लिखे, स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं, ये जो लाल रक्त कणिकाएं हैं इनको शॉर्ट फॉर्म में याद रख लेंगे, आरबीसी। लाल रक्त कणिकाओं बैक्टीरिया तथा नील हरित शैवालों को छोड़कर यह सभी सुकेंद्रकीय कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये कहां नहीं पाया जाता है? तो ये स्तनधारियों का जो लाल रक्त कणिका है, जिनको हम आरबीसी बोलते हैं, आरबीसी में ये नहीं मिलता।
और नहीं मिलने की देखो ये वजह है, क्या वजह है ये मैं इस चित्र से आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए कि ये कोशिका है ना। मान लीजिए कि ये कोशिका है और इस कोशिका के अंदर ये रहा केंद्रक आपका, ठीक है। तो जो अंतःप्रद्रवी जालिका है ना, वो इस रूप में वहां पर मिलेगी। एक मिनट, ये गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा। हम्म। ये मैं दो ही दिखा देता हूं, इसी से आप अंदाजा लगा लेंगे, ठीक है। बाकी जो ये वाला हिस्सा ये थोड़ा सा मिटाते हैं। देखिए एक चीज यहां से स्पष्ट कर दूं आपको कि इस कोशिका में जो केंद्रक वाला हिस्सा है ना, ये केंद्रक वाला हिस्सा है। तो केंद्रक की जो झिल्ली होती है ये भी दोहरी झिल्ली वाली संरचना होती है, और जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है ये भी दोहरी झिल्ली वाली संरचना है। तो ये संरचना क्या करता है, ये जो आपको बीच में आपको दिखाया मैंने, इसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है। मैं इसको फिर से बना देता हूं, थोड़ा सा स्पष्ट और करेंगे। ठीक है। तो ये ना केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली को जोड़ने का काम करते हैं। ये जो संरचना है वो केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और इसमें से को एक संरचना तो ऐसी है जिसमें ऊपर की ओर आपको जो है ना, जिसके सतह पर आपको जो है वो कई सारे ऐसे दानेदार कण मिल जाते हैं, है ना, इस तरीके के कण मिल जाते हैं। और ये जो कण हैं वो यहाँ पर बड़े स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कोशिका के इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, ऐसे करके। ठीक है, इस तरीके से ऐसे करके दिखाई देते हैं, ठीक। आपको ध्यान रखना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके का होता है। एक जिस पर ये छोटे छोटे क्रिस्टल्स नहीं पाए जाते, इनको बोलते हैं चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका।
और जो दूसरी है जिनके ऊपर ये छोटे छोटे कण पाए जा रहे हैं, इनको हम बोलेंगे खुरदुरी। क्योंकि ये कण इसकी सतह को चिकना नहीं रहने देते, इसलिए आप इसको बोलेंगे खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका। खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका। और यहां पर ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं कण छोटे छोटे इस तरीके से, इन कणों को क्या कहते हैं? इन कणों को कहते हैं राइबोसोम। इनको क्या बोलते हैं? राइबोसोम। तो ये जो राइबोसोम के कण हैं वो चिपके होते हैं कहां? इस अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर। आपको यहां मैं बताना चाहूंगा कि कोशिका के अंदर जो राइबोसोम होते हैं, ये राइबोसोम ऐसे कण होते हैं जिनको हम प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन संश्लेषण का स्थान बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? प्रोटीन संश्लेषण का स्थान। और राइबोसोम जो होते हैं वो कोशिका में स्वतंत्र रूप से भी पाए जा सकते हैं। मतलब राइबोसोम के जो कण हैं वो इस तरीके से स्वतंत्र रूप से भी आपको मिल सकते हैं, है ना। ऐसे कहीं पर जो है कोशिका के अंदर एक जगह इकट्ठा होते हुए भी कोशिका द्रव्य में जो है ये मिल सकते हैं आपको, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ये भी मिल सकते हैं। और दूसरा ये कि यहां पर जो है ये जी फिगर बना लीजिए, यहां पर ये जो है वो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर भी मिल सकते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका के सतह पर भी मिल सकते हैं। इसके कारण ये जालिका खुरदुरी सी दिखाई देती है। तो दोनों तरीके के जो है वो राइबोसोम आपको मिल जाएंगे, है ना। यहां पर जो है वो राइबोसोम मुक्त रूप में भी मिल सकते हैं। ठीक है, राइबोसोम ये स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है ना। और ये जो है इस अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर है। ठीक है। एक तो आपको लिखवाया मैंने कि खोजकर्ता के.आर. पॉटर थे, कहां नहीं पाए जा रहे हैं उनको छोड़कर सुकेंद्रकीय। सुकेंद्रकीय का मतलब हो गया कि जो भी न्यूक्लिएटेड, जिनमें भी न्यूक्लियस है, यहीं से आपको एक चीज पता चल जाएगी और वो ये है कि ये मैं नोट में लिख दे रहा हूं कि सामान्यतः स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। और भाई जब केंद्रक ही नहीं होगा तो ये अंतःप्रद्रवी जालिका जुड़ेंगी किसके साथ, है ना। क्योंकि अंतःप्रद्रवी जालिका जोड़ने का काम करती है केंद्रक झिल्ली और किसको? केंद्रक झिल्ली के साथ साथ ये जोड़ने का काम कर रही है नीचे वाला जो आपका कोशिका झिल्ली है इसको। तो अगर ये इनको जोड़ने का काम कर रही है तो इसलिए आप इनको बोलेंगे क्या कि ये उन जगहों पर ही मिलेंगे जहां पर आपको क्या नहीं मिल रहे हैं, जहां पर आपको मिल रहे हैं केंद्रक। जहां केंद्रक नहीं मिल रहे हैं वहां पर ये नहीं मिलेंगे। और चूंकि स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं होता इसलिए ये स्तनधारियों के केंद्रक में भी नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास अपवाद भी है। अपवाद क्या है? अपवाद जो है वो है ऊंट एवं लामा। ऊंट एवं लामा ये दो ऐसे स्तनधारी हैं जिनके रक्त के आरबीसी में न्यूक्लियस मिलता है। यानी केंद्रक मिलता है। देखिए आरबीसी भी जो क्या है, एक तरीके की कोशिका ही है। इसको रक्त कणिका या रक्त कोशिका बोलते हैं। तो ये भी एक प्रकार की कोशिकाएं हैं जो कि हमारे रक्त में उपस्थित होती हैं।
इन्हीं कोशिकाओं की वजह से रक्त का रंग लाल होता है, ठीक है। लेकिन इन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता। हम स्तनधारी हैं, हम मनुष्य हैं। अगर कोई हमारे रक्त से आरबीसी निकालकर और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेगा तो उसमें केंद्रक नहीं मिलेगा, उसमें न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। लेकिन दो ऐसे स्तनधारी जंतु हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक मिलता है, और वो कौन है? वो है ऊंट एवं लामा। वो कौन है? ऊंट एवं लामा। ये याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि कई बार कई अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि कौन से स्तनधारी हैं जिनके आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं मिलता। कौन से स्तनधारी हैं जिनके आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं मिलता? तो न्यूक्लियस किसमें नहीं मिलेगा? ऊंट एवं लामा के आरबीसी में। ऊंट एवं लामा के आरबीसी में नहीं मिलेगा। अब आइए यहीं पर नेक्स्ट पेज लेते हैं और यहां फटाफट हम लोग लिखेंगे क्या कि अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो जो पहली जालिका है इसको हम बोलते हैं चिकनी अंतःप्रद्रवी प्रद्रवी जालिका। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे इसको, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे इसको जी। चंचल लामा जो होता है ये एक तो दक्षिण अमेरिका में मिलता है, ये यहां का जीव नहीं है। और लामा जो है वो मतलब आप कह सकते हैं कि ऊंट की ही तरह लगभग दिखने वाला जीव होता है। हम लोग एक बार अगर चाहे तो देख सकते हैं यहां से लामा। मैं कोशिश करता हूं कि आपको लामा का जो फिगर है वो दिख जाए, ताकि आप जो है ये देखिए, ये लामा जो है ये इस प्रकार से दिखने वाला जीव है। ऊंट की तरह बहुत बड़ा तो नहीं होता, लेकिन इस तरीके से ये जो है नहीं, ये नहीं होगा। नहीं, ये अल्पाका लामा। हाँ, यहां देखिए, इनको जो है वहां पर लोग जो है सामान ढोने के लिए इस्तेमाल में लेकर आते हैं। सारे वेब फाइल ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा इस तरीके से डायग्राम में, ठीक है। लामा जो है वो भी लगभग ऊंट की तरह दिखने वाला जीव है, ठीक है। ऊंट और लामा के आरबीसी में केंद्रक नहीं मिलता है, ध्यान रखेंगे विकास। ऊंट एवं लामा के आरबीसी में केंद्रक नहीं मिलता है। जीव कैसा दिखाई दे रहा है ये अगर आपको दिख पा रहा हो यहां पर, ऊंट की तरह, और लोग इसे सामान ढोने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, है ना। लामा को जो लोग हैं वो सामान ढोने में इस्तेमाल में लाते हैं, ठीक है। इस तरीके का ये जीव है। आइए मैं वापस आता हूं। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका लिखे। इस जालिका का सबसे जो प्रमुख काम है वो क्या है? जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है इस पर चूंकि राइबोसोम तो मिलता नहीं है, ठीक है, राइबोसोम तो मिलता नहीं है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका है इससे वसा का निर्माण होता है। यह वसा का निर्माण करती है, यह अंतःप्रद्रवी जालिका वसा का निर्माण करती है, एवं
एवं उसे संग्रहित रखती है, उसे संग्रहित रखती है। ये फैट मॉलिक्यूल बनाती है और फैट मॉलिक्यूल को जो है वो अपने अंदर स्टोर करके भी रखती है, फैट मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर स्टोर करके भी रखती है। नहीं आमरीन, उसको लामा ही कहते हैं। ठीक है, तो ये वसा का निर्माण करती है और उसे संग्रहित रखने का काम करती है। कौन सी? चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है, और इन्हें चिकनी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैंने बताया कि इनके ऊपर जो है, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है? इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भाई। आप देखिए, अंतःप्रद्रवी जालिका दो प्रकार की है, और अंतःप्रद्रवी जालिका चाहे जिस भी प्रकार की हो, इनका एक काम है कि वो कोशिका के कोशिका झिल्ली और केंद्रक के केंद्रक झिल्ली को जोड़ने का काम कर रही है। इस तरीके से उनके बीच में एक जालिका, एक नेटवर्क का काम करती है। ठीक है, और ये दो तरह की है। एक जिनके सतह पर कुछ नहीं होता, जिनकी सतह एकदम चिकनी होती है, तो उनको बोलते ही है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। दूसरा, जिनकी सतह पर इस तरीके से छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, ये कण राइबोसोम के कण होते हैं, और इस कारण इनकी सतह खुरदुरी होती है, जिसको खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका बोलते हैं। अब किसी भी कोशिका के अंदर जो अंतःप्रद्रवी जालिका होगी, निश्चित रूप से उनके अपने काम होंगे। तो ये जो दो अलग अलग अंतःप्रद्रवी जालिकाएं हैं, इनके दोनों के अलग अलग काम है। उसी अलग अलग काम को मैं यहां लिख रहा हूं। जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका है, इसका काम होता है कि अपने जो सतह है ना, अपनी जो सतह है, नहीं आरबीसी में बिल्कुल मिस्टेक नहीं हो रहा है शिवांगी, मैंने बिल्कुल स्पष्ट बोला हुआ है। आप देखें, मैंने लिखा है सामान्यतः स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक नहीं होगा। अपवाद में ऊंट एवं लामा, इनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। शिवांगी मैं फिर से दोहरा रहा हूं, शिवांगी मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ऊंट एवं लामा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, और बाकी स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। ठीक है, इसमें कोई भी चीज जो है वो अस्पष्ट नहीं है, सही है। एक मिनट, देखिए बहुत स्पष्ट रूप से अगर आपको ये दिखाई दे रही हो लाइन, जी बिल्कुल आप स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। द रेड ब्लड सेल्स ऑफ कैमल आर ओवल शेप्ड एंड दे ऑल्सो हैव न्यूक्लियस इन देम, स्पष्ट लिखा है। अनलाइक द अदर मैमल्स वेयर द आरबीसी आर सर्कुलर एंड अनन्यूक्लिएटेड, दूसरे स्तनधारियों में जहां पर आरबीसी सर्कुलर होता है, कैसा होता है? सर्कुलर, यानी कि गोलाकार होता है, वृत्ताकार होता है, और साथ के साथ अनन्यूक्लिएटेड, इन्यूक्लिएटेड होता है, यानी कि उसमें न्यूक्लियस नहीं मिलता। आरबीसी, कैमल का जो आरबीसी होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें केंद्रक होता है।
लामा के साथ भी सिमिलर चीज है, इसलिए वहां पर कोई गलती नहीं है, आप इसको स्पष्ट रखें, ठीक है। तो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका वसा का निर्माण कर रही है और वसा को संग्रहित कर रही है। दूसरी जो अंतःप्रद्रवी जालिका है खुरदुरी, इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका, क्या हो गया, खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है। इस जालिका का काम क्या है, यह सबसे पहले तो इसकी सतह पर उपस्थित राइबोसोम, इसकी सतह पर उपस्थित राइबोसोम के कण प्रोटीन संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। तथा वह प्रोटीन खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका में, खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका में संग्रहित होता है। ठीक है, तो एक काम कर रहा है, वसा का निर्माण खुद ही कर रहा है और वसा को संग्रहित भी कर रहा है। दूसरा जो है उसमें प्रोटीन संग्रहित हो रहा है, बट जो प्रोटीन का निर्माण है वो किसके थ्रू हुआ है, वो उसकी सतह पर पाए जाने वाले राइबोसोम के कणों द्वारा हुआ है। उसकी सतह पर पाए जाने वाले जो राइबोसोम के कण हैं उन कणों के द्वारा हुआ है। ठीक है, अब दोनों प्रकार की अंतःप्रद्रवी जालिका, फिर से उस चित्र पर आते हैं जो मैंने पीछे बनाया। उस चित्र पर आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि जो दोनों प्रकार की अंतःप्रद्रवी जालिका है, जहां एक ओर ये सटी हुई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन से, वहीं दूसरी ओर ये सटी हुई है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ठीक है, तो दोनों ही सटी हुई हैं। और आपको मैं यहीं पर बता देता हूं, सेल मेम्ब्रेन का तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि ये प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बने हैं, और उधर केंद्रक जो झिल्ली है ये भी लिपिड और प्रोटीन से ही मिलकर बनी होती है। अब क्या होता है कि जब भी सेल मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली में टूट-फूट होती है तो उनके टूट-फूट की रिपेयरिंग के लिए, है ना, उनके रिपेयरिंग के लिए क्या होता है, प्रोटीन और लिपिड की आवश्यकता होती है। और वो प्रोटीन लिपिड किससे मिलेगा, वो प्रोटीन और लिपिड मिलेगा इन्हीं अंतःप्रद्रवी जालिकाओं द्वारा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें जो है वो हम यहां पर लिख लेते हैं, लिखे अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिकाएं, ऐसा लिखते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिकाएं कोशिका के विभिन्न भागों में वसा एवं प्रोटीन की आवश्यकताओं, वसा एवं प्रोटीन की आवश्यकताओं को पूरा करती है, एवं कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक झिल्ली
की टूट फूट को सही करने के लिए उन्हें भी प्रोटीन एवं वसा उपलब्ध कराती है। अब जिसके पास प्रोटीन है वो प्रोटीन दे देगा, जिसके पास वसा है वो वसा दे देगा। सो दे प्रोवाइड प्रोटीन एंड फैट, प्रोटीन और लिपिड टू द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक झिल्ली जिनमें जो टूट फूट होगी, उस टूट फूट को ये क्या करेंगे, उस टूट फूट को रिपेयर करने के लिए, उसको फिर से पुनर्निर्मित करने के लिए ये कोशिका को क्या प्रोवाइड करेंगे, प्रोटीन एवं वसा जो है वो प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने ये किए। लास्ट कल क्लास करेंगे इसमें सेल वाले पार्ट में, और सेल में हम बाकी की चीजें जो है वो स्पष्ट रूप से समझते चलेंगे कि और क्या ऐसी चीज है जो कि हमारे लिए यहां महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उनको भी फटाफट हम करेंगे। ओके, तो मिलते हैं कल की क्लास में और कल इससे आगे की चर्चा करेंगे। धन्यवाद आप सभी लोगों का।